मारू राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दौसा से आपको बड़ी खबर बताते चले कि आज दौसा के दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। आज मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आएंगे, जहां पर दर्शन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। दोपहर 12 बजे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र सीएम के दौरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, जिनका कार्यक्रम राजस्थान का है। मेहंदीपुर बालाजी आएंगे, दर्शन करेंगे। 12 बजे पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस नजरिए से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दौसा प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के सीएम सिर्फ बालाजी मेहंदीपुर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं या फिर चुनाव प्रचार प्रसार की तरफ बढ़ने की तरफ ये बीजेपी का एक कदम है, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी मानी जाती है कि चुनाव में वो पूरी शक्ति दिखा देती है। अब मुख्यमंत्रियों का दौर भी शुरू होगा, केंद्रीय चेहरे भी आपको दिखाई देंगे चुनाव प्रचार प्रसार में। और इस क्रम में महाराष्ट्र सीएम के दौरे को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दौसा प्रशासन हाई अलर्ट पर है और आज मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए 12 बजे पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। और चलिए, झालावाड़ की बकानी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 523 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया। बड़ी खबर आपको झालावाड़ से ये भी बता रहे हैं, जहां पर बकानी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से डोडा चूरा पोस्ट बरामद किया गया है। बरामद किए गए जो अफीम डोडा चूरा है, उनकी बाजार की कीमत 7,850 रुपए बताई जा रही है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि बकानी थाना क्षेत्र के रिछवा तालाब के किनारे पुलिस की टीम नाकेबंदी कर रही थी और इसी बीच एक ट्रेलर में 2 लोग आते हुए नजर आए। इनको रोककर तलाशी ली तो पुलिस को इनके कब्जे से अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस की टीम ने तस्करी में काम लिए वाहन को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में जुटी है। और चलिए, करौली लेकर चलते हैं। वहां से भी बड़ी खबर आ रही है, जो बता दें कि पांचना नदी में युवक के डूबने का मामला आया है सामने। अब तक युवक का शव फिलहाल नहीं मिल पाया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चलाए हुए है, लेकिन उसके बाद भी युवक का शव नहीं मिल पाया। भरतपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया करौली। एसडीआरएफ की टीम के पहुंचने पर युवक की तलाश होगी। अंजनी माता मंदिर के पास पांचना नदी की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल अभी तक युवक डूब गया है, लेकिन शव की तलाश नहीं की गई है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। अब एसडीआरएफ की टीम जैसे ही पहुंचेगी, उसके बाद से युवक की तलाश एसडीआरएफ टीम के द्वारा की जाएगी। करौली से बड़ी खबर बता रहे हैं, पांचना नदी में एक युवक की डूबने का आया है मामला सामने। शव नहीं मिल पाया है युवक का। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, करौली बुलाया गया है भरतपुर से एसडीआरएफ टीम को। अब एसडीआरएफ टीम जैसे ही पहुंचेगी, तुरंत बिना समय गंवाए सर्च अभियान जारी किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से इस बीच बताते चलें, जहां पर पाकिस्तान के नेवल बेस कैंप पर हमला किया गया है। पाकिस्तान में एक हफ्ते में दूसरा ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान के एक दूसरे बड़े नेवल बेस कैंप पर यह हमला किया गया है और आतंकी हमले में करीब 6 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। हमले में कई ड्रोन और हजारों को जहाजों को नुकसान भी पहुंचा है, ऐसी खबर भी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी की है और हमले में चीनी ड्रोन सिस्टम स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। ना सिर्फ इस हमले में चीनी ड्रोन सिस्टम स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है, बल्कि कई ड्रोन और जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है। 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़े नेवल बेस कैंप में पाकिस्तान के हमला किया गया है और एक हफ्ते में दूसरा ये बड़ा हमला बेस कैंप पे पाकिस्तान के बताया जा रहा है।
झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने झुंझुनू से ही मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार से मुलाकात की। सांसद नरेंद्र कुमार से चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई और इस मुलाकात के बाद सांसद नरेंद्र कुमार ने टिकट कटने के बाद पहली बार पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जिन लोगों को शंका है उनकी शंका जल्द दूर हो जाएगी जब वे और उनका परिवार समर्थक पूरे जोश खरोश से शुभकरण चौधरी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह चुनाव शुभकरण चौधरी का नहीं बल्कि उनका खुद का है और भाजपा के हर कार्यकर्ता का है। ये काटना शब्द ये अच्छी बात नहीं लगती, क्योंकि जो जिसको मोदी जी के नेतृत्व में जिसको टिकट मिलती है हम उसके साथ हैं। मोदी जी का सपना है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उसमें हम सब साथ हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने 5 साल काम किया है। हम पार्टी से कोई भी शंका करे वो एक अलग बात है। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगी और मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार सीटें आएंगी। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। टिकट नहीं मिलने से रक्षीलाल बैरवा नाराज नजर आ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है रक्षीलाल बैरवा ने। साथ ही बता दें कि बुधवार को नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बुधवार यानी कि कल 27 तारीख को कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को टिकट दे दिया है। इसी से नाराज हैं। कांग्रेस ने भजनलाल जाटव को टिकट दिया है। करौली धौलपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है और करौली धौलपुर प्रत्याशी बनाए जाने से भजनलाल जाटव को ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं रक्षीलाल बैरवा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले। कई दफा की वार्ता भी हुई, उनको उम्मीद थी, लेकिन जब उनका टिकट कटा तो नाराज नजर आए। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि टिकट बंटवारे के बाद बगावत के सुर उठने लगे हैं। लेकिन खुलकर सामने कांग्रेस की तरफ से ये पहली ऐसी सीट आ रही है जिसमें निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान अभी तक फिलहाल किया गया है। और अब एक और बड़ी खबर जयपुर से बताते चलें कि 3 दिन के बाद आज फिर से नामांकन का दौर शुरू होगा। अवकाश के बाद फिर से लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन आज दाखिल किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। समय है सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब आप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपने नामांकन पत्र को भर सकेंगे। 12 सीटों के लिए अब तक 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र पेश कर दिए हैं। आज और कल ज्यादा नामांकन पत्र किए जाएंगे पेश, क्योंकि 27 मार्च की आखिरी तारीख है नामांकन पत्र को जमा करने की, क्योंकि 28 तारीख को जिसके भी नामांकन पत्र जमा है उनकी विवेचना होगी, उसकी जांच होगी और 30 मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण के राजस्थान की 12 सीटों के लिए होना है मतदान और उन 12 सीटों के लिए अभी 7 प्रत्याशियों ने सिर्फ अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। 3 दिन के बाद से, क्योंकि होली की छुट्टी थी इसलिए नामांकन प्रक्रिया को रोका गया था। 3 दिन के बाद से फिर से अब नामांकन का दौर शुरू होगा। लोकसभा चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और ये भी बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से ही जुड़ी है, क्योंकि आज नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तो कौन से पार्टी के प्रत्याशी आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे वो आपको बता दें। आज सीकर से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती पर्चा भरेंगे, तो वहीं नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा भी पर्चा दाखिल करेंगे। फिर आ जाइए चूरू से बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया आज नामांकन दाखिल करेंगे। ना सिर्फ नामांकन दाखिल करेंगे, बीजेपी है तो बड़ा शक्ति प्रदर्शन देने की कोशिश और एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और इसीलिए सुमेधानंद और ज्योति मिर्धा के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। वहीं झाझड़िया की अगर बात करें तो उनके नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर शामिल होंगे। बताते चलें फिर से आपको कि प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होना है, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, उसके बाद 27 मार्च तक। पहले चरण के लिए 27 मार्च तक नामांकन होंगे, यानी कल तक आखिरी तारीख होगा नामांकन पत्र दाखिल करने का। उसके बाद 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 30 मार्च तक नाम वापसी हो पाएगा। 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के लिए 7 प्रत्याशियों ने अब तक मतदान किए हैं। आज और कल बड़े चेहरे प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। एक और बड़ी खबर कोटा से इस बीच बताते चले, कोचिंग नगरी में फिर चाकूबाजी का मामला आया है सामने। 2 भाइयों पर चाकू से हमला किया गया। हमले में घायल दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एमबीएस अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। कोटा रेलवे कॉलोनी पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर क्यों ये चाकूबाजी का मसला बढ़ रहा है। कोटा में कोचिंग नगरी में
चाकूबाजी का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल दोनों भाइयों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज जारी है। अब पुलिस के सामने एक बड़ा टास्क है ये पता लगाने की, कार्रवाई करने की, आखिर विषय क्या था, क्या मामला था, क्यों चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग रोचक हो गई है, क्योंकि मरुधरा के सभी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मरुधरा का रण इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। 5 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 4 राजस्थान के उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में अजमेर से कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया, जिनका मुकाबला बीजेपी के भागीरथ चौधरी से होगा। वहीं राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत का मुकाबला बीजेपी की महिमा विश्वेश्वर से है। वहीं कोटा में ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया। मुझ जैसे छोटे खेडूत को टिकट जी, भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। 45 साल की मेरी सेवा है, कांग्रेस पार्टी ने मेरी इज्जत रखी, मैं पार्टी की इज्जत रखने की कोशिश करूं। प्रहलाद गुंजल हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका मुकाबला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से होगा। कांग्रेस में आते ही उन्हें टिकट भी मिल गया। हालांकि बीजेपी अब तक 22 प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन लगता है दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर देंगी, ताकि उम्मीदवारों को भी चुनावी तैयारी का पूरा समय मिल सके। कांग्रेस और बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरों पर दांव लगाया है। हालांकि दोनों के लिए इस बार का चुनाव एक बड़ी चुनौती भी होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस के सामने खाता खोलने की चुनौती होगी, तो वहीं बीजेपी भी हैट्रिक का दावा कर रही है। ऐसे में मरुधरा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है श्रीगंगानगर से। नशे के खिलाफ घूमर वाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल छापेमारी के दौरान घर से 7 अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं। पुलिस को 6400 नशीले कैप्सूल भी बरामद हुए हैं, यानी कि 7 अफीम के पौधे, 6400 नशीले कैप्सूल। घूमर वाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। युवक के कब्जे से एक कार भी जब्त कर ली गई है। छापेमारी के दौरान घर से ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर बता रहे हैं। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, यही वो शख्स है जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। और साथ ही आप देखिए कि 7 अफीम के पौधे और किस तरह से लगभग 6400 नशीले कैप्सूल भी बरामद किए गए। घूमर वाली पुलिस ने पूरी कार्रवाई को दिया अंजाम। यही वो कैप्सूल के डिब्बे हैं जो नशीले पदार्थ के बताए जा रहे हैं। तो श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव है और उस दृष्टि से पुलिस ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। राजस्थान की पुलिस में आप देख रहे हैं, राजस्थान पुलिस, चाहे वो श्रीगंगानगर हो या अलग अलग जिले हो, पुलिस नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस बार नागौर में बड़ा सियासी घमासान होने वाला है। पुराने सियासी दुश्मन एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन दोनों की पार्टी बदल दी गई है। अब सवाल जाटलैंड में जीत और हार को लेकर हो रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वो साल 2014 था, वो साल 2019 था और अब साल 2024 है। सियासी मैदान वही, प्रत्याशी भी वही, लेकिन भूमिका इस बार सबकी बदल गई है। नागौर के सियासी मैदान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन से हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में है। बेनीवाल का मुकाबला एक बार फिर ज्योति मिर्धा से होगा। 2019 में भी दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उस वक्त दोनों की भूमिका अलग थी। 2019 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार बेनीवाल कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार है, जबकि मिर्धा बीजेपी के चिन्ह पर ताल ठोक रही है।
दोनों नेता ऐसा भी नहीं है कि पहली बार आमने सामने होंगे। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों की सियासी अदावत सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार जाटलैंड का माहौल बदला हुआ है। भले ही विधानसभा चुनाव में खींवसर से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हो और नागौर से ज्योति मिर्धा को हार मिली थी, लेकिन इस बार की पृष्ठभूमि थोड़ी सी अलग होगी। नागौर की इस जाट बहुल सीट पर वैसे तो हमेशा जाटों का ही दबदबा रहा है और इस बार भी दोनों जाट नेताओं में ही मुकाबला होगा और दोनों ही मजे हुए नेता हैं। एक बार नागौर सीट से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ ही बेनीवाल की भूमिका भी बदल गई और ज्योति मिर्धा भी नई भूमिका में आ गई। सीट वही, उम्मीदवार भी वही, लेकिन दोनों नेताओं की पार्टी बदल गई है। इन दोनों नेताओं के बीच ये मुकाबला होने से नागौर लोकसभा का चुनाव बड़ा ही रोमांचक हो चुका है। नागौर जिले में करीब 21,42,000 वोटर है। ये इन दोनों नेताओं का भाग्य तय करेंगे और ये तय करेंगे कि इन दोनों में से लोकसभा कौन पहुंचेगा। नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत के लिए बार बार प्रयोग किए हैं। इसके बावजूद बीजेपी को 1997 के उपचुनाव, 2004 और 2014 के चुनाव में ही जीत मिली। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी और आरएलपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस यहां से 10 बार जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि इस बार भी मुकाबला रोचक होगा। हनुमान बेनीवाल के सामने दोबारा जीतने की चुनौती होगी, तो वहीं ज्योति मिर्धा के सामने हार की हैट्रिक तोड़ने का मौका है। ऐसे में इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा। कल दोनों नेताओं का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन नागौर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। तो नागौर के सियासी जो हो रहा है उससे आप रूबरू हुए। अब इस बीच आप कोटा से बड़ी खबर बताते चले कि छात्रा के अपहरण की साजिश का ये मामला आपको बता रहे हैं। 8वां दिन भी हो गया, लेकिन पुलिस को अब तक खोई हुई छात्रा का सुराग नहीं लग पाया है। छात्रा को ढूंढने के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा टास्क है। इंदौर में छात्रा की लास्ट लोकेशन मिली थी, सीसीटीवी फुटेज भी आया था, जिसको न्यूज़ 18 सबसे पहले ब्रेक किया था जब छात्रा की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी। सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया था। अब कोटा पुलिस की 4 टीमें छात्रा की तलाश कर रही हैं। छात्रा ने अपहरण, फिरौती की झूठी कहानी रची थी। कहानी एक बात है, लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ा टास्क यही है, बड़ी चुनौती यही है कि छात्रा को ढूंढ निकालना। 8वें दिन भी पुलिस की टीमें अलग अलग जगह पर सर्च अभियान चला रही हैं, लेकिन अभी तक झूठी फिरौती की कहानी रची हुई वो छात्रा आखिर है कहां, यही बड़ा सवाल है। और आखिर पुलिस कब उसे ढूंढ निकालेगी, पुलिस के सामने एक ये बड़ी चुनौती है। और उमंग के पर्व होली प्रदेश भर में मनाया गया। राजस्थान घूमने आए विदेशी पावड़े भी होली के रंग में रंगे नजर आए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चाहो और उल्लास हो, फागुन का उत्साह हो, तो भला कौन न उसे खुद को सराबोर करे। होली के उल्लास को नया विस्तार देती ये 3 तस्वीरें। देसी रंग में रंगे विदेशी सैलानी, जयपुर, झुंझुनू और सिरोही की तस्वीरें। Happy for this, like I'm from Iran, going India. Very good. पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर लोक कलाओं की शानदार प्रस्तुति। और दुनिया के कोने कोने से मरुधरा पहुंचे विदेशी पावड़ों पर चढ़ी होली की खुमारी। जीवन के उल्लास को, फागुन के उत्साह को विस्तार देती ये तस्वीरें पिंक सिटी जयपुर से आई हैं। गुलाबी नगरी में देश विदेश से आए सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग ने सोमवार को धुलंडी फेस्टिवल का आयोजन किया। इसमें करीब 15 देशों के सैलानियों ने शिरकत की। यहाँ लोक कलाओं की प्रस्तुति ने पर्यटकों को खूब रिझाया। Love the colors, love the people, love the experience. Love the fun. First time you visit Jaipur? Second time. Okay. And first the Holi festival? First time Holi festival. Okay. The people are so nice. Yeah. Everyone's so friendly and it's so colorful and beautiful. Okay. झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे की सूखी होली ने दुनिया भर में एक खास पहचान बनाई है। यहाँ की होली में फुहरपन, कीचड़, पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। एक दूसरे के चेहरे पर सिर्फ सूखा गुलाल लगाने की परंपरा रही है। खास बात यह है कि इस रंग में रंगने के लिए
सात समंदर पार से पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर फागोत्सव का आनंद लेते हैं और कौमी एकता का अनोखा उदाहरण पेश करते हैं। मंडावा की ये सूखी होली लोगों को पानी बचाने का संदेश देती है। सूखी होली की ये परंपरा करीब 100 साल पुरानी है। जानकारी के अनुसार वैद्य लक्ष्मीधर शुक्ल ने होली से अश्लीलता और कुअड़पन को हटाने और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए करीब 100 साल पहले अपने सहपाठियों के साथ मिलकर श्री सर्वहितैषी व्यायामशाला संस्था का गठन किया था। बाद में उनका ये अभियान रंग लाया और परंपरा में ढल गया। I'm Rocío from Mexico. It's my second time in Mandagua for Holi with incredible Real India. I'm so happy. और तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।